मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सबका गुरुकुल इंग्लिश क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। अपन लोग सिंटैक्स टॉपिक पढ़ा रहे थे, उसके बारे में आज इस टॉपिक को अपन समाप्त करते हैं। तो देखिए सिंटैक्स को अच्छा टॉपिक है, 4 नंबर का ही टॉपिक आता है। अपने ग्रुप फिलिंग भरना होता है, इसके अंदर गैप आएगा और आपसे पूछा जाएगा कि एलपी वर्ब एकवचन है बहुवचन। केवल 2 एलपी वर्ब इंग्लिश के अंदर है, या तो सिंगुलर या प्लूरल। अब अधिकांश आपने छोटी क्लासों में पढ़ा है कि अपन लोग एकवचन बहुवचन एलपी वर्ब भर देते हैं, लेकिन कई सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कई वाक्य ऐसे हैं जिसमें आपको कंफ्यूजन हो जाता है कि इसमें एकवचन आएगी या बहुवचन आएगी। 15 नियम मैंने आपको ग्रुप में 15 रूल्स आपके डाल दिए गए हैं। ये 15 रूल्स आप ढंग से होमवर्क की कॉपी में लिखने भी हैं और इनको समझना भी है। लगभग 10 नियम मैंने समझा दिए, 5 नियम आपको मैं आज समझाऊंगा इनको, और सारे नियम आपको पीडीएफ फाइल बना करके डाल दी गई थी। तो सभी बच्चे उस फाइल में, पीडीएफ फाइल में ओपन करके आप लिखें। इसके अलावा पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नया वीडियो आपके पास तुरंत डाउनलोड करते ही, अपलोड करते ही आपके पास आ जाए। अपन बात कर रहे थे कि ऐसे कौन कौन से नियम हैं, ऐसी कौन कौन सी अच्छी अच्छी बातें अंग्रेजी में हैं इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि एकवचन आएगा या हेल्पिंग वर्ब। तो मैं आपको आज एक अच्छे नियम 10 नियम आपको बता दिए थे, 5 नियम आपको मैं समझाता हूँ। इनको ढंग से आप समझिए, उसके बाद में आपको एक वचन बहुवचन भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो अंग्रेजी में कुछ शब्द हैं जैसे a lot of, a lots of, a lots of, a great deal of, a great deal of, many, several, a number of, a number of, both of, ये आप सब एक बार ढंग से याद करने की कोशिश करें। इनका अर्थ, इनका प्रोनाउंसिएशन, ए लॉट ऑफ, कई बार हम बोलते हैं बहुत सारे विद्यार्थी ग्राउंड के अंदर हैं, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर इन द प्लेग्राउंड। तो इसका मतलब है बहुत सारे, इसको अपन गणे ज्यादा, एक ग्रेट डील ये भी बहुत ज्यादा, मैनी यानी बहुत ज्यादा, सेवरल यानी अनेक, ए नंबर ऑफ यानी बहुत अधिक संख्या में, बहुत ऑफ यानी दोनों। इन सबका एक ही अर्थ होता है, अधिकांश, बहुत ज्यादा, गणे, अनेक, इन सब का केवल यही अर्थ होता है। ये अंग्रेजी के ऐसे शब्द हैं जो अपन कई बार बोलते हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, घना घना धन्यवाद, लॉट ऑफ थैंक्स, या मैं कहूँ बहुत अधिक मात्रा के अंदर आपको पेन दिए गए तो ये लॉट ऑफ पेन्स वर डिवाइडेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये सारे शब्द आपको दिमाग में फिक्स कर लीजिए। एक बार पुनः मैं आपको दोहराता हूँ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, लॉट ऑफ याद हो गया तो लॉट्स ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, मैनी ऑफ भी बोल देते हैं, मैनी भी आ जाता है, सेवरल, ए नंबर ऑफ और बोथ ऑफ। इनके बाद हमेशा जो नाउन आएगी, क्योंकि ये आपके दिमाग में बैठ रहा होगा कि जब इनका अर्थ ही बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, घना घना, अनेक, बहुत सारे, इन सबका अर्थ ही एक से ज्यादा अर्थ आ रहा है। जैसे मैं कहूँ बहुत सारे पेन, तो देखने में लग रहा है कि एक वचन है बहुवचन। जब बहुत सारे पेन है तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब शो कर रहे हैं। बहुत अधिक किताबें, किताबों का एक ढेर लगा हुआ था, अब किताबों का एक ढेर लगा हुआ था तो बहुत अधिक किताबें हो गई, एक से ज्यादा हो गई। तो कुल मिलाकर के ये सारे के सारे जो शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड के ऊपर, इनके साथ हमेशा नाउन प्लूरल आती है। प्लूरल, जब नाउन प्लूरल आएगी तो ये शब्द भी तो प्लूरल ही है, तो इनके साथ हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो अगर आपको
किसी भी वाक्य में इनमें से कोई सा भी शब्द नजर आ जाए तो आप आंख मीच करके हेल्पिंग वर्ब बहुवचन ही बनना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, जैसे मान लीजिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब आप देखिए ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया, स्टूडेंट्स ए नंबर ऑफ के साथ, क्योंकि बहुत अधिक स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट्स आए। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस या ऑनलाइन क्लास। अब आपके इज एंड आर में से एक है, इज एंड आर। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत अधिक विद्यार्थी टेकिंग ले रहे हैं ऑनलाइन क्लास। अब आपको ऑप्शन दिया गया इज एंड आर। अब आपको तुरंत ए नंबर ऑफ देखते ही मालूम पड़ जाएगा कि ये तो ए नंबर ऑफ तो बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आ गया, तो तुरंत आपका आंसर जो आएगा, सबको पता है इज एंड आर में से बहुवचन आर है, आर, तो इसका सही राइट आंसर जो आएगा वो आर है। और एग्जांपल ले लेते हैं एक दो। मान लीजिए मैनी गर्ल्स feeling depression during this time। वही है EJMR में से एक बनना है आपको। तो देखिए मैनी गर्ल्स, अब मैनी आया है तो गर्ल्स ही आएगा, गर्ल तो आएगा नहीं कि गर्ल आ जाए, एक वचन नहीं आएगा। तो मैनी गर्ल्स और डॉट 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 फीलिंग डिप्रेशन महसूस कर रही है, और आगे लिखा हुआ है ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय के दौरान। तो अब आप देखिए मैनी शब्द आ गया, मैनी ये लिखा हुआ है, इज एंड आर में से आ रहा है, आर इसका सही उत्तर है। तो हम दो एग्जाम्पलों से इस बात को ढंग से समझ चुके हैं कि एक बार पुनः इनको याद कर लीजिए। ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, मैनी, सेवरल, ए नंबर ऑफ, बोथ ऑफ। अगर ये शब्द किसी भी वाक्य में नजर आ जाए तो इनका अर्थ ही घना होता है, ज्यादा होता है, और ज्यादा का मतलब अंग्रेजी में प्लूरल, क्योंकि अंग्रेजी में संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन इंग्लिश में तो 2 ही है, सिंगुलर और प्लूरल, या तो एक वचन या बहुवचन। अब ये श्योई बहुवचन कर रहे हैं तो तुरंत आपको हेल्पिंग वर्ब बहुवचन ही बननी है। तो इस तरह से एक अच्छा नियम आपके दिमाग में बैठ गया है कि अगर लॉट ऑफ आ जाए, लॉट्स ऑफ आ जाए, मैनी आ जाए, सेवरल आ जाए, एक नंबर ऑफ आ जाए, तो आपको हमेशा रिक्त स्थान में हेल्पिंग वर्ब बहुवचन रखनी है। अब देखो इसी नियम में अगर आपके 2 चीजें हैं, उसको ढंग से देखिए। अभी मैंने कहा था कि मैनी आ जाए, मैनी प्लस प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल नाउन, तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। एक शब्द था ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, अभी इसमें लिखा था नहीं, आप ध्यान रखिए नंबर ऑफ का भी बहुवचन अर्थ होता है नंबर ऑफ, और इसमें भी हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आती है प्लूरल। लेकिन दोनों का एक अपवाद है, वो आपको ढंग से याद करना है। देखिए मैनी आता है, अगर मैनी आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएगा, लेकिन अगर मैनी ए आ जाए, मैनी ए के साथ एक वचन आती है, मैनी के साथ हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आती है, लेकिन अगर मैनी ए शब्द आ जाए तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब एक वचन आएगी। इसी तरह ए नंबर ऑफ आ जाए, अगर किसी वाक्य में ए नंबर ऑफ, लॉट ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, मैनी, सेवरल और ए नंबर ऑफ,
ये भी बहुवचन को शो करता है। अगर ए नंबर ऑफ आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएगी, लेकिन दी नंबर ऑफ आ जाए, जैसे ये आ जाए दी नंबर ऑफ, तो ये दोनों ही चीजें हेल्पिंग वर्ब एक वचन दर्शाते हैं, एक वचन सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब को शो करते हैं। तो ध्यान रहे, मैनी के साथ बहुवचन आता है, लेकिन मैनी एक के साथ एक वचन हेल्पिंग वर्ब आती है। ए नंबर ऑफ के साथ बहुवचन आता है, लेकिन दी नंबर ऑफ के साथ एक वचन आता है। अब इसको अपन समझिए, दी नंबर ऑफ ए नंबर ऑफ का मतलब क्या है। अगर कोई बोले ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका मतलब बहुत सारे विद्यार्थी। कोई बोले नंबर ऑफ पेन्स, तो इसका मतलब बहुत सारे पेन। कोई बोले ये नंबर ऑफ स्कूल्स आर क्लोज्ड, बहुत सारे स्कूलें फिलहाल बंद हैं। तो ये नंबर ऑफ स्कूल्स, ये नंबर ऑफ बसेज, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। लेकिन अगर दी नंबर ऑफ आ जाए तो दी नंबर ऑफ का मतलब बहुत सारे नहीं होते। दी नंबर ऑफ का मतलब है संख्या। जैसे मैं कहूं द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास, आपकी क्लास में विद्यार्थियों की संख्या मान लो 50 है, तो द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास इज 50 आएगा, क्योंकि ये इसका मतलब होता है संख्या, लड़कियों की संख्या, कमरों की संख्या, बच्चों की संख्या, पेनों की संख्या। जैसे मान लो मेरे हाथ में मार्करों की संख्या 1 है, तो द नंबर ऑफ मार्कर्स इन माय हैंड इज 1। मैं बोल दूं कि यहाँ कोई भी कह दो कि यहाँ ग्राउंड के अंदर बसों की संख्या 5 है, तो द नंबर ऑफ बसेज, बोल रहा हूं बसेज, लेकिन यहाँ पर ए नंबर ऑफ बसेज बोल देता तो उसका अर्थ बहुत ज्यादा बसें, लेकिन दी नंबर ऑफ बसेज का मतलब है बसों की संख्या। तो अगर दी नंबर ऑफ आ जाए तो आप ध्यान रखें, इसका मतलब कोई भी पूछो मैं, जैसे मैं कहूं हमारी गांव के अंदर दुकानों की संख्या 60 है, तो द नंबर ऑफ शॉप्स इन आवर विलेज, द नंबर ऑफ शॉप्स, और दी नंबर ऑफ शॉप्स का मतलब है दुकानों की संख्या। अब इसका एग्जांपल देखिए समझ देता हूं, तो दोबारा समझ लीजिए जिसके समझ में नहीं आया। मैनी के साथ बहुवचन, लेकिन मैनी एक के साथ एक वचन। ए नंबर ऑफ के साथ बहुवचन, लेकिन दी नंबर ऑफ के साथ एक वचन। जैसे एग्जांपल दे देता हूं मैं, दी नंबर ऑफ, ये ध्यान रखना कि दी नंबर ऑफ है या ए नंबर ऑफ है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर क्लास डॉट 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 60, और इज एंड आर में से आपसे पूछा जाएगा, तो इस वाक्य को समझेंगे जब मालूम पड़ेगा कि आपकी क्लास में स्टूडेंटों की संख्या 60 है। इसका मतलब वो संख्या पूछा है एक तरह से, तो यहां आएगा इज। दूसरा ले लीजिए, मैनी ए बॉय, फेल, कोई लड़का, मैनी ए का मतलब कोई लड़का, मैनी ए बॉय फेल्ड इन क्लास 10, कोई लड़का 10वीं में फेल हो चुका है। अब आपके यहाँ पर आएगा कि हैव हैज में से भरिए। देखो अपने हैव हैज, डू डज, ईजेएमआर, वाजवर जो भी आ सकता है, कोई ईजेएमआर का जरूरी नहीं है एग्जांपल हो, लेकिन एक वचन आएगा, एक हेल्पिंग वर्ब बहुवचन आएगा। अब ये मैंने शुरू वाले वीडियो में बताया था आपको कि है बहुवचन है और हैज एक वचन है। अब आप देखिए इसमें कि मैनी आ गया, मैनी आता जब तो मैनी बॉयज बहुवचन भरते, लेकिन मैनी ए आ गया। अब मैनी ए आते हेल्पिंग वर्ब एक वचन आती है, इन दोनों में से एक वचन ये है, तो ये आ गया मैनी ए बॉय हैज फेल्ड इन क्लास 10। तो मैनी ए बॉय हैज फेल्ड इन क्लास 10। तो कुल मिलाकर के हमारा दो नियम एक साथ याद हो गए कि यदि ए नंबर ऑफ, ए डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ, मैनी, सेवरल
अगर ये शब्द आ जाए लॉट ऑफ, अगर ये शब्द आ जाए तो वहां अपन लोग हेल्पिंग वर्ब बहुवचन भरते हैं, लेकिन बी नंबर ऑफ आ जाए, बी नंबर ऑफ एक वचन और मैंने ये आ जाए तो भी एक वचन हेल्पिंग वर्ब अपन भरते हैं। तो एक साथ ही दो नियम अपने आराम से याद हो गए। अब अगली बात अपन करते हैं। देखो ये टॉपिक बहुत अच्छा है और ये समझने वाला टॉपिक है, ये केवल 11वीं के लिए नहीं है। आप लोग जब 12वीं के बाद में कॉलेज करेंगे, उसके बाद में जब कंपटीशन चालू होंगे, तो आजकल अंग्रेजी पटवारी में डाल दी गई है, ग्राम सेवक में इंग्लिश है, पूरा बैंकिंग सिस्टम में इंग्लिश है, नेवी एयरफोर्स में जाओगे तो वहां भी इंग्लिश है, थर्ड ग्रेड में जाओगे, सेकंड ग्रेड, कोई भी किसी भी प्रकार का आप लोग कह सकते हैं, तो लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इंग्लिश है। और वहां जा करके इस तरह के रूल्स आपको याद करने पड़ेंगे। तो अगर आप ग्रामर को एक बार 11वीं पढ़ेंगे तो आपको 11वीं में फायदा मिलेगा, 12वीं में मिलेगा, कॉलेज में मिलेगा, फिर इंग्लिश की जो कंपटीशन एग्जाम्स है उनके अंदर ही मिलेगा। इसलिए आप लोग इसको ये मत याद रखना कि केवल 11वीं है और लोकल है और 11वीं में तो मैं नहीं पढ़ूंगा तो मैं पास ना हूं, नहीं। 11वीं बेस है, 11वीं एक ऐसी क्लास है जिसमें हम हमारी कमजोरी को दूर कर सकते हैं। आपकी बात तो दुर्भाग्य था कि लॉकडाउन लग गया और उसके कारण हम लोग थोड़े से क्लास नहीं ले पाए, वरना तो इस महीने तक तो 11वीं के बच्चों को हम लोग इंग्लिश में बहुत अधिक जानकारी दे देते हैं। लेकिन अब की बात तो रिजल्ट बहुत लेट आया, सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, तो अब ये ऑनलाइन क्लासेज एक मात्र आपका सहारा है। तो इसके अंदर आप पढ़ करके अपने नियमों को ढंग से, 15 नियम थे एक साथ में, कभी भी जब टेस्ट लूंगा एक सप्ताह बाद में, तो आपके ये 15 के 15 नियम बिल्कुल अंगुलियों पे याद होने चाहिए। एक वचन हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है, बहुवचन कहाँ आती है, तो इसको आप साफ साफ अपनी कॉपी में उतार करके और इनको ढंग से याद करना कि एक वचन यहाँ आता है, ये आता है तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आएगा। अब देखिए अगला नियम है, तो शायद 11-12 जो भी नियम है, नेक्स्ट जो नियम है आप देख लेना, जो मैंने लिखवा दिए है वो सारे समझा देंगे। एक शब्द है इट। इट क्या है? इट एक सब्जेक्ट के रूप में काम आता है, और इट आपको देखने में भी, अगर आपको मैंने शुरुआत में पढ़ाया था तो देखो उसमें ये बताया गया था कि कर्ताओं को 3 भागों में बांटा गया था, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। कर्ताओं को 3 भागों में बांट देते हैं। संस्कृत में इनको मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष और प्रथम पुरुष इसलिए बोल देते हैं। अंग्रेजी में इनको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी, वहाँ शायद इसको आई को अहम बोल देते हैं और वी को हम सब वयम या क्या बोलते हैं संस्कृत में। इसमें यू और इसमें आते हैं ही, सी, इट, दे और नेम, ये थर्ड पर्सन में आते हैं। शुरुआती में आपको कहा था कि ये जो आई है इसका लफड़ा अलग है, ये प्रेजेंट में बहुवचन रहता है, पास्ट में एक वचन, ये हमेशा बहुवचन, ये हमेशा बहुवचन, ये जो है ये एक वचन भी होता है और बहुवचन भी होता है। अगर नाम एक आ रहा है तो एक वचन, नाम 4-5 आ रहे हैं बहुवचन। दे है ये हमेशा बहुवचन रहता है, और ये जो ही, सी और ये आ गया इट, इट हमेशा एक वचन में गिना जाता है। तो इट के साथ अगर खालिस्तान हो, इस इट के बाद में कोई खालिस्तान हो, तो आपको हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन ही बनना है। जैसे इसके 4-5 एग्जाम्पल अपन ले लेते हैं, क्योंकि इट जो करता है वो गिना भी एक वचन में जाता है और वैसे भी एक वचन ही होता है। तो आप इसमें बहुवचन हेल्पिंग वर्ब कैसे लगाएंगे? तो जब भी किसी व्यक्ति स्थान के पहले इट हो और वो आपसे पूछ रहा हो कि एक वचन आएगा बहुवचन, तो आप लोग एक वचन ही बनना। जैसे इट डॉट 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 टुडे, और यहां जाएगा इज एंड आर। आज वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग आएगा, क्योंकि इट के बाद में ना एम आता है ना आर आता है, तो यहाँ पे एक वचन है इसलिए आएगा इज, इट इज रेनिंग। और दे दो एग्जाम्पल, जैसे इट very hard
to read without teacher. वही है नीचे हमारा आपको दे रखा है। तो ये कोई ज्यादा हार्ड नियम नहीं है, सिंपल सी बात है कि इट के बाद में हेल्पिंग वर्ब एक वचन आएगी। अब यहाँ पर जेमार है, यहाँ पर वाज वर्ब होता तो वाज आ जाता, अगर है वर्ब होता तो है जाता, तो यहाँ पर आएगा इट इज, इट इज। तो ये भी आपके नियम दिमाग में सेट हो गया कि इट के बाद में अगर खालिस्तान हो तो इट के बाद में हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक वचन आती है, ना कि बहुवचन। अब अपन बात करते हैं अगले नियम की। तो देखिए अगला नियम ढंग से अपन इसको समझते हैं। अब कुछ शब्द आपको हैं जिनको याद करना पड़ेगा, जैसे ए पेयर ऑफ, कपल ऑफ, या कपल लिख दो डायरेक्ट, कपल। एक होता है फ्लीट, इसको ऐसे इंग्लिश में आप लोग इसको ओफ बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध इंग्लिश होता है ओव, और ये जो होता है ओ डबल एफ, इसको बोलते हैं ओफ। तो इसको ओ बोलना चाहिए, ओ। ओफ का मतलब तो बंद होता है, इसका मतलब होता है का। ऐसे आई एम द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, लेकिन अपन बोलते हैं आई एम द स्टूडेंट ऑफ, ऑफ इसको बोलते हैं, ये ऑफ है, ये ओ है, ओ है। शुद्ध इंग्लिश में इसको ओ बोलना चाहिए। तो पेयर ऑफ, एक कपल ऑफ, फ्लेट ऑफ, और शब्द बहुत सारे, एक ग्रुप ऑफ, उसके बाद में एक बंच ऑफ, एक डजन ऑफ, देखो इन सब शब्दों को एक बार ढंग से देखिए। ये शब्द ऐसे हैं, पेयर का मतलब जोड़ा होता है, कपल का मतलब भी जोड़ा होता है, फ्लीट का मतलब होता है समूह, या वही है कि भाई किसी वाहनों का समूह, गाड़ियों का समूह, उसको फ्लीट ऑफ बोल देते हैं। ग्रुप का मतलब भी समूह होता है, गैदरिंग होती है। बंच का मतलब होता है गुच्छा, अंगूरों का गुच्छा यूज करते हैं, अंगूरों का समूह नहीं बोलते अपन, तो बंच ऑफ ग्रेप्स। डजन का मतलब होता है दर्जन। देखो सारे शब्द हैं, जोड़ा, जोड़ा, समूह, ग्रुप, गुच्छा और दर्जन। ये सारे के सारे जो शब्द हैं ये ऐसे लगते हैं कि एक से ज्यादा है। जैसे भाई दर्जन है कोई चीज, तो दर्जन में तो 12 होते हैं, ग्रुप्स में 144 होते हैं। अगर एक जोड़ा है तो उसमें 2 होते हैं। समूह है, अब समूह कोई चीज का होगा तो समूह उसी को तो कहोगे, अब इसमें कम से कम 2, 3, 4, 5 आदमी तो होनी चाहिए। जैसे मान लो मैं कहूँ एक टीचरों का एक समूह कहीं जा रहा है, तो टीचरों का समूह जा रहा है, इसका मतलब टीचर कम से कम 2, 4, 5 तो होंगे, एक से कम तो नहीं होंगे। तो समूह का मतलब तो बहुवचन होता है, लेकिन इसको ढंग से समझने की कोशिश कीजिए। 12 किताबें हमारे पास हैं, किताब तो 12 है लेकिन दर्जन तो एक ही है। तो अगर दर्जन एक है, जोड़ा एक, संख्या तो 2 है, कि एक चप्पलों का जोड़ा, या मैं कहूँ शूज ऑफ, पेयर ऑफ शूज, जूतों का जोड़ा, जूते तो 2 हैं लेकिन जोड़ा एक है। तो जब ए शब्द आ जाए, एक ग्रुप ऑफ, एक डजन ऑफ, एक कपल ऑफ, एक बंच ऑफ, अरे अंगूरों का एक गुच्छे के अंदर 50 अंगूर है लेकिन गुच्छा तो एक ही है। तो अगर किसी वाक्य में ये सब आ जाए तो इसमें हम ये नहीं देखेंगे कि संख्या कितनी है, इसमें ये देखेंगे समूह कितने हैं, गुच्छे कितने हैं, जोड़े कितने हैं। इसलिए इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन आती है। अधिकांश लड़का ये सोचता है कि डजन आ गया, दर्जन आ गया तो 12 है, बहुवचन आएगा, लेकिन नहीं, दर्जन तो 12 है लेकिन दर्जन तो एक ही है। अरे 12 संख्या है लेकिन दर्जन एक है, इसलिए हमें इनके साथ भी हेल्पिंग वर्ब एक वचन ही आती है। जैसे मान मैं कहूं ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज, ए पेयर ऑफ शूज।
बीन स्टोलन, एक जोड़ा जूतों का चुरा लिया गया है वह जालिया। अब दोनों हम देखेंगे कि एक पेयर ऑफ है और पेयर का मतलब जोड़ा है, एक वचन हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब इन दोनों में से एक वचन है हैज, तो इसका सही आंसर होगा हैज। जैसे मैं कहूं ए बंच ऑफ, बंच यानी गुच्छा, ग्रेप्स इन द शॉप, दुकान में एक अंगूरों का गुच्छा है। अब इजमार में से तो भाई अंगूर तो बहुत सारे हैं लेकिन गुच्छा तो एक ही है, ये आपका इसमें भी इज ही आएगा। तो कुल मिलाकर के शब्द याद करने हैं आपको, कपल, पेयर, फ्लीट, ग्रुप, बंच, डजन, इनके साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन आती है। तो कितने अच्छी अच्छी बातें हैं, कई चीजें ऐसी जो आपके आज तक पहले पता ही नहीं था कि दर्जन के साथ, दर्जन तो 12 है लेकिन है तो एक ही दर्जन। अरे क्लास में 50 बच्चे हैं लेकिन है तो क्लास एक ही, क्लास तो एक ही है। क्लास के साथ तो समूह है, ग्रुप है, और ग्रुप है, समूह है, तो क्लास के साथ भी हेल्पिंग वर्ब एक वचन ही आती है। तो कुल मिलाकर के हमें पता होना चाहिए, हर चीज को समझना चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं देखो अगले नियम की, जिसमें आपको ढंग से ये सारी चीजें याद करने लायक है। इसमें समझने का काम थोड़ा कम है, याद करने का काम ज्यादा है। देखो अगला नियम नंबर अगला है, जो भी है आप लोग अपने हिसाब से लिखते रहिए। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं, एक शब्द है एवरी, एक है ईच, एक है नॉन, एक नॉन को शॉर्ट में बोलते हैं नन, एक है एवरीबॉडी, एक है ईच बॉडी, एक है समवन, समबॉडी, एवरीवन, और एवरीबॉडी। ये सब भी आप याद करिए, याद करने वाली चीज मेमोरी बेस है ये आपको ढंग से दिमाग में सेट करना पड़ेगा कि ये शब्द आए तो ये आएगा, ये शब्द हो तो ये आएगा। देखिए एवरी का मतलब प्रत्येक, ईच का मतलब भी प्रत्येक, नॉन कोई नहीं, नॉन का छोटा रूप है नन, एवरीबॉडी बोल दो, ईच बॉडी बोल दो, समवन कह दो, समबॉडी कह दो, एवरीवन, एवरीबॉडी। तो ये जितने भी शब्द हैं, प्रत्येक, कोई नहीं, कोई, ये सब एक वचन को दर्शाते हैं। प्रत्येक लड़का क्लास में उपस्थित है, प्रत्येक लड़का खाना खा चुका है। बोलने में भी आप देखो प्रत्येक जब बोलेंगे हम तो ये थोड़ी बोलेंगे प्रत्येक बच्चा खाना खा रहे हैं, नहीं, प्रत्येक बच्चा खाना खा रहा है। प्रत्येक बच्चा इनाम ले चुका है, तो प्रत्येक बच्चा ले चुका है, लेकिन ये थोड़ी बोलेंगे प्रत्येक बच्चा इनाम ले चुके हैं। तो बोलने में भी एक वचन आ रहा है। तो अगर ये सब चीजें आ जाएं, ये याद आप ढंग से कर लीजिए, इन शब्दों के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एक वचन ही आती है। जैसे अब देख लो, ईच बॉय started to take online क्लास। अब यहां पर आएगा हैव में से एक भले, तो सिंपल सा टॉपिक है, तो इसमें तो सिर्फ एक वचन बहुवचन का लग रहा है। याद करने वाली चीजें, या आए तो बहुवचन, या आए तो एक वचन, बस इस हिसाब से अपने टॉपिक को आप अपने हिसाब से सेट करके और याद करते हैं। एक वचन वाले सारे ये हैं, बहुवचन वाले सारे ये हैं। अब अगर देख लीजिए एक नेम और ले लेते हैं, समवन
someone है डॉट 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 कॉलिंग यू, कोई आपको बुला रहा है। कोई का मतलब समवन। क्या आप जब बोलते हैं ये बोलते हैं कि कोई आपको बुला रहे हैं, बुला रहा है, तो समवन इज एन आर जैसे बनना है आपको, इज एन आर। कोई आपको बुला रहा है तो समवन इज कॉलिंग यू। तो कोई सा भी आ जाए इनमें से, ये आपको ढंग से एवरी, ईच, नो वन, नन, एवरीबॉडी, ईच बॉडी, समवन, सबबॉडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, ये सब ढंग से याद करना है। इनके साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा एक वचन आती है। तो इस तरह से ये आपके नियम लगभग पूरे होते जा रहे हैं। एक दो नियम है उनको मैं आपको और समझा देता हूँ ताकि आपके 15 नियम जो आपको दिए गए हैं ये कंठस्थ हो जाए और आपका एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। अगला जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें नया टॉपिक चालू करेंगे, ऐसा टॉपिक जो इससे अच्छे इंटरेस्टिंग होगा। नए सिलेबस अब की बार आपका है, कुछ पाठ 11वीं क्लास में कम कर दिए गए, तो उससे क्योंकि आपके लिए तो कोई किताब ही नहीं है, जब पढ़ाएंगे जब आपको बताएंगे। दोनों किताबों में कुछ 30% कोर्स सरकार ने कम किया है, लेकिन ग्रामर सरकार ने कम नहीं किया है। सरकार को पता है कि बच्चों के लिए किताबों के पाठ चाहे 4 के बजाय हम 3 पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन ग्रामर बच्चों को पूरी आनी चाहिए। तो ग्रामर पर ज्यादा ध्यान भी आपको ग्रामर के देना है। तो आप तो अपन लोग 2 पार्ट ज्यादा पढ़ लें कम पढ़ लें, लेकिन ग्रामर के सारे टॉपिक पढ़ते हैं तो हमारी ग्रामर बहुत अच्छी हो जाएगी। 1-11वीं के समस्त बच्चों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। देखो इंग्लिश में फिलहाल अपने पास समय बहुत दिक्कत आई। जब अगले महीने या उससे अगले महीने जब भी सरकार लॉकडाउन अनलॉक 4 चल रहा है तो अनलॉक 5 में अगर स्कूल खोलेगी तो उसमें हमारे पास समय की बड़ी प्रॉब्लम आई। समय हमारे पास कम रहेगा, मटेरियल पढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा रहेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जो आप इस छुट्टियों में, इस समय जो ये जो समय चल रहा है, इनको आप चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हो। आप चाहो तो 2-3 चीजें घर पे कर सकते हो आराम से। जैसे आप लोग रोज, जिसकी हैंड राइटिंग बहुत बेकार है वो अच्छे हैंड राइटिंग लिख करके रोज एक कॉपी बनाओ और रोज उसमें से किसी भी इंग्लिश की किताब में से एक पैसेज उसमें लिखे और सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग। क्योंकि इंग्लिश में आपने देखा होगा 12वीं के अंदर जो लड़का टॉप आता है उसमें हिंदी इंग्लिश का विशेष योगदान रहता है। और इंग्लिश में हैंड राइटिंग कहते हैं, हैंड राइटिंग इज द ऑर्नामेंट ऑफ स्टूडेंट। हैंड राइटिंग एक विद्यार्थी का आभूषण होता है। कोई भी आदमी, कोई महिला बिना आभूषण कैसे लगेगी? तो जैसे किसी महिला ने अगर आभूषण पहन रखे तो बहुत अच्छी लगेगी, बिना आभूषण अच्छी नहीं लगती। वैसे ही एक विद्यार्थी की हैंड राइटिंग अगर अच्छी नहीं है तो ये समझो आप विदाउट ज्वेलरी हो, विदाउट ऑर्नामेंट्स हो। आपका ऑर्नामेंट, आपकी शोभा, आपका आभूषण आपकी हैंड राइटिंग है। क्योंकि कॉपी के अंदर आपकी हैंड राइटिंग जाती है, बोर्ड के अंदर आपकी शक्ल नहीं जाती है। आपकी जब कॉपी जाएगी तो एग्जामिनर के सामने इतने सुंदर सुंदर लिख जाएंगे तो सोचेगा कि बहुत इंटेलिजेंट लड़का है। कई लड़के मैंने ऐसे देखे हैं जिनके बहुत अच्छे नंबर केवल हैंड राइटिंग की वजह से भी आ जाते हैं। इसलिए आपसे मेरी इसमें एक आह्वान है, एक अपील आप लोगों से कि इस दौरान आप हैंड राइटिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो आजकल स्टेशनरी किताबों के ऊपर एक अच्छी हैंड राइटिंग करने के लिए कर्सिव हैंड राइटिंग लिखने की किताब भी आती है, जिसमें उसी में आप लोग रोज एक पन्ना आता है उसमें आप भर करके, और अगर डेली उसमें एक रूटीन का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें सेल्फ डिसिप्लिन का ध्यान रखना पड़ता है, आलस्य को दूर भगाना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन उस व्यक्ति का आलस्य होता है। आलस्य नहीं आना चाहिए, रूटीन का ध्यान रखना चाहिए। और आप अगर एक बार जज्बा और एक बार जुनून पैदा कर लिया दिमाग में कि मेरी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी होगी तो 11वीं से अच्छा अवसर मुझे लगता नहीं आगे कोई क्लास आएगी। इसलिए हैंड राइटिंग आप अच्छी कर सकते हैं। एक डिक्शनरी आप अपने घर में रखने की आदत डालें। डिक्शनरी बड़ी नहीं तो छोटी रखें, छोटी भी नहीं रख सकते तो इंग्लिश में शब्दकोश का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जिस बच्चे के जितने ज्यादा शब्दकोश याद होगा, जितनी ज्यादा मीनिंग्स याद होंगी, इंग्लिश का खजाना उसकी मीनिंग्स होती है। इसलिए अगर आपको इंग्लिश बोलनी है, इंग्लिश स्पीकिंग करनी है, इंग्लिश में शानदार नंबर लेने हैं, इंग्लिश आगे जाकर आपकी फेवरेट सब्जेक्ट बने, ऐसे अगर आपके विचार है तो आप शब्दकोश को भी बहुत अपने पास रखें। और जब भी कोई नया शब्द आए, आप लोग आजकल तो सारे न्यूज़पेपर ऑनलाइन आते हैं, इसके न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सको 11वीं में, जो हमारे पास ये अवसर है, इतना टाइम बाद में मिल नहीं पाएगा।
तो आप चाहें तो उसमें आराम से न्यूज़पेपर में या इंग्लिश की किताब पढ़ रहे हैं तो मैक्सिमम जब भी कोई नया वर्ड आए तो डिक्शनरी में देखिए। डिक्शनरी में नहीं देख सकते तो मीनिंग बुक आती है 5 रुपए की आती है, वो आप ला करके याद कर सकते हैं। तो हैंडराइटिंग अच्छे से डालना, मीनिंग बहुत अच्छी याद करना, अगर ये 2 चीजें आप इन छुट्टियों में कर लेते हैं तो आप समझो आपका अधिकांश काम पूरा हो गया है। ये बच्चों का काम है, टीचर का काम है ग्रामर के अच्छे अच्छे नियम बताना, उनको समझाना, दिमाग में बच्चों को डालना कि ये चीज है क्या। लेकिन वो चीज है आपको नियम याद है लेकिन मीनिंग याद नहीं है, सब भंडार आपका खाली पड़ा है। तो जब कोठियार में सामान्य नहीं होगा तो जिमाओगे कैसे भाई। तो आपका जो भंडारण है, आपका जो कोठियार है, वो आपका इंग्लिश की मीनिंग्स है, इसको आप ढंग से पढ़ें। ये आप लोग विशेष इसको ध्यान रखें, अगर छुट्टियों में ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। अब देखिए एक शब्द है ओल। देखो ओल का क्या लफड़ा है, ये ओल का मतलब ओल शब्द। ओल देखो अंग्रेजी में नाउन 2 प्रकार के होते हैं, नाउन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंट का मतलब होता है गिनना और एबल का मतलब योग्य। जिसको हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल, जिसको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल। जैसे चाय है, दूध है, छाछ है, दही है, आपकी बुद्धि है, इंटेलिजेंसी है, आपका ज्ञान है, ये अनकाउंटेबल है। ज्ञान नॉलेज को कैसे बांट गिन सकते हो आप, 1 नॉलेज 2 नॉलेज। आप किसी भी दूरी को कैसे गिन सकते हो, ऐसे तो नापना अलग चीज है। नापने में तो हम दूध को भी लीटर में नाप सकते हैं, हम चीनी को भी किलोग्राम में नाप सकते हैं, बुद्धि को भी हम IQ में नाप सकते हैं कि आपकी IQ 100 है, 120 है, 150 है। दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट आइंस्टीन 160 उसकी IQ थी। अब चीन के लड़के जिसके 162 है, तो आदमी मैक्सिमम इंटेलिजेंट 162 तक हो सकता है, उसके IQ को भी नाप सकते हैं। तो नॉलेज को, बुद्धि को, दिमाग को नापना एक अलग चीज है, गिनना अलग चीज है। हम दूध को नहीं गिन सकते, चाय को नहीं गिन सकते, पेट्रोल को नहीं गिन सकते, जितने भी लिक्विड्स है, जितने भी तरल पदार्थों को हम नहीं गिन सकते, नॉलेज को नहीं गिन सकते, बुद्धि को नहीं गिन सकते, ये अनकाउंटेबल नाम है। और काउंटेबल आपको सब दिख रहा है, बोर्ड गिनने योग्य है, ये मार्कर गिनने योग्य है, हम इसको गिन सकते हैं कि 1 है 2 है, चेयर्स हैं गिन सकते हैं, बुक्स हैं गिन सकते हैं, स्टूडेंट्स हैं इनको हम गिन सकते हैं। तो जिनको गिन सकते हैं उन्हें हम काउंटेबल कहते हैं, जिनको नहीं गिन सकते उनको अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल हमेशा एक वचन ही एलिमेंट होता है। जैसे मैं कहूं मिल्क, मच मिल्क, अब चाहे मिल्क कितना ही हो, घना हो, ज्यादा हो, कम हो, दूध तो एक ही है, चाहे वो 10 लीटर हो चाहे 50 लीटर हो, अनकाउंटेबल है। नॉलेज अनकाउंटेबल है, चाहे आपके अंदर कितनी नॉलेज हो, लेकिन एक वचन ही है, इतनी बार आती है। अगर अनकाउंटेबल नाउन के बाद में रिक्त स्थान हो जिसको हम गिन ही नहीं सकते, जिसको हम सोच ही नहीं सकते, मान लो ऐसी चीज आ जाए कि भाई लिटिल फ्यूल, मेरी गाड़ी में लिटिल फ्यूल है, ईंधन कम है, और लिटिल हो चाहे मच हो, फ्यूल है, अनकाउंटेबल है, तो एक वचन आएगा। ऑल के बाद में दोनों चीज आ सकती हैं, काउंटेबल भी और अनकाउंटेबल। काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउन हो, काउंटेबल जिसको गिन सकते हैं, ओ यानी सॉरी, अगर इसके बाद में काउंटेबल हो तो प्लूरल आता है, और अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर आता है। ये दिमाग में सेट करो। अगर ऑल के बाद में, जैसे एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूं, उसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ऑल मिल्क फिनिश, अब आ गया हैवेज। देखिए आप ऑल मिल्क, भाई ऑल के बाद भी मिल्क है, और मिल्क तो अनकाउंटेबल है, तो मैंने कहा था अनकाउंटेबल या अनकाउंटेबल हो तो सिंगुलर आएगा। सारा दूध समाप्त हो चुका, कितना ही दूध हो चाहे 4 टैंक हो, 500 लीटर हो, कितना ही चाहे वो पूरी गाड़ी हो मिल्क की, लेकिन मिल्क है इसलिए आएगा है। लेकिन अगर यह आ जाए ऑल स्टूडेंट्स
gone to home। सारे के सारे विद्यार्थी घर जा चुके हैं। अब इसमें आ जाए कि हैव एज मिसिंग क्या आएगा, तो सारे स्टूडेंट्स आ गए। ये देखो, ये तो यहाँ पर तो ये अनकाउंटेबल था, ये काउंटेबल है। तो अगर ऑल स्टूडेंट्स बहुवचन आ जाए यानी कि काउंटेबल आ गया, अब काउंटेबल आते ही प्लूरल आएगा। तो सारे विद्यार्थी आ चुके हैं, यहाँ आएगा हैव गॉन। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अब वेल जो है ना अनकाउंटेबल को दर्शाता है, सब कुछ ठीक है। अब सब कुछ ठीक है इसका मतलब अनकाउंटेबल है। कोई लड़के थोड़ी बात कर रहा हूं कि सब लड़के ठीक है, लड़कियां ठीक है, इसलिए आएगा ऑल इज वेल। तो कुल मिलाकर के ऑल का लफड़ा भी दिमाग में सेट कर लो। ऑल के बाद में अनकाउंटेबल नाम लो तो एक वचन, और ऑल के बाद काउंटेबल नाम लो तो बहुवचन हेल्पिंग वर्ब आती है। तो इस तरह से मैंने लगभग सारे नियम आपको समझा दिए। आशा करता हूँ साफ साफ अपनी कॉपी में आप इसको लिखेंगे, सबको याद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, ताकि आपको वीडियो तुरंत मालूम पड़ जाए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो इसमें कमेंट्स आता है, कमेंट्स लिख करके या डायरेक्ट इसमें आप अपने, मेरे नंबर इसमें व्हाट्सएप में आप लेकर के अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपकी धीमी धीरे चल रहे हो या तेज चल रहे हो, या समझाने की स्टाइल कहीं, क्योंकि ऑनलाइन का अनुभव थोड़ा अलग प्रकार का होता है। ऑफलाइन में तो हमें पूरा पता रहता है कि बच्चे के दिमाग में कैसे डालना है, लेकिन हो सकता है ऑनलाइन में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो, किसी तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आप लोग तुरंत कमेंट्स बॉक्स में डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही होगा। थैंक यू।